शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे हो आप लोग? बोलो बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। मैं बताऊं, मैं भी एकदम चीन टपक डमडम। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। टेंथ टेंथ जब मैंने पास आउट किया तो टेंथ का जो रिजल्ट आया मेरा, उस दिन मैं मम्मी के पास गया और मम्मी को बोला, देख मम्मी मेरा रिजल्ट आ चुका है। मम्मी बोली अच्छा कितना स्कोर आया? मैं बोला 82% आया। अच्छा 82% आया, वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फिर पूछते हैं कि वो शर्मा जी का बेटा, उसको कितना स्कोर आया? मैंने बोला देखो उसको 85% आ गया। फिर बोलती है अच्छा वो गुप्ता जी की बेटी, उसको कितना परसेंट आया? मैं बोला उसको तो 87% आया। 90% आया किसी को। तो फिर भाई 5 मिनट ऐसे शांत हो जाते हैं और फिर पिटाई चालू। फिर पिटाई चालू, बहुत पिटाई, 5 मिनट तक पिटाई हो जाती है भाई साहब। मैं बोला रुको मम्मी 5 मिनट सुनो तो मेरी बात। मैं बोलती क्या सुनना है बता, क्या सुनना है? तो मैं बोला देखो मम्मी, मेरे को है ना नाइन्थ में कितना था वो पूछो ना। शर्मा जी का छोड़ दो, मेरे को नाइन्थ में कितना था वो तो पूछो। बोले कितना था नाइन्थ में? मैं बोला 70%। तो देखो मैं 70% से 82% पे जंप किया। तो भाई स्कोर तो अच्छा है ना, अच्छा तो किया मैंने, इतना तो अच्छा किया। अच्छा ठीक है। तो फिर मम्मी शांत हो जाती है। फिर शांत हो जाती है, फिर 5-10 मिनट के बाद पूछती है अच्छा एट्थ एट्थ में कितना था? मैं बोला एट्थ में तो 90% था। अच्छा 90%, फिर पिटाई चालू। तो भाई साहब ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे बात समझने की ये है कि हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। तो दूसरों के साथ कंपैरिजन तो उतना अच्छी बात नहीं है, लेकिन खुद के साथ कंपैरिजन करना बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। तो लोग तो दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे, उसकी बात छोड़ दो, लेकिन तुमको तुमको अपने खुद के साथ कंपेयर करना पड़ेगा ना। वैसे ही यूज़र क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना कंपनी के, वो उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं उसके साथ ही कि लास्ट ईयर इसने कैसे परफॉर्म किया था, उसके पहले उसने कैसे परफॉर्म किया था। ठीक है। तो जो ऑडिटर होता है ना, उसका फ़र्ज़ बनता है कि जो लास्ट ईयर के जो अमाउंट है ना, वो कुछ भी नहीं बताए हैं, वो सही से बता दिए हैं। जैसे मैंने बोला ना कि 9th में जो 70% है ना, तो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा क्या ये सच बोल रहा है कि पिटाई से बचने के लिए बोल रहा है कि पिछले साल ये सीन था, करंट ईयर में ये सीन था। तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो जो कंपैरिज़न वाले जो अमाउंट्स हैं ना, वो सही है कि नहीं है, उसको चेक करना ऑडिटर की ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन सर मुझे एक बात बताओ, अगर लास्ट ईयर ऑडिटर ने ऑडिट किया है, किसी ने भी किया होगा, आपने खुद ने किया है या फिर किसी और ने किया है, किसी ने तो ऑडिट किया होगा ना। तो अभी उसने ऑडिट किया है तो सही आया होगा ना, तो हमारी चेक करने की ज़िम्मेदारी क्या है? ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले एक बात समझो, ये SA 710 है ना, ये बात किसके बारे में करता है? इस एक बात करता है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन की बात करता है। ठीक है। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन माने क्या? करंट ईयर का जो एफएस है उसके साथ में लास्ट ईयर के एफएस का जो अमाउंट है ना, वो तुम्हारा कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन आएगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले वापस आते हैं पॉइंट पे आते हैं कि देखो अगर लास्ट ईयर अगर किसी ने ऑडिट किया है ना, तो हम क्या फिर से ऑडिट करें क्या? देखो फिर से ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो तुमको तुमको तो ये तो देखना पड़ेगा, तुमको सिर्फ ये देखना है, तुमको कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स तुमको क्या करना है, तुमको कुछ ऑडिट के प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। ऑडिट के प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। ठीक है। स्पेसिफिक कुछ ऑडिट के प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, जैसे जैसे मानो क्या, अरे बाबू मोशाय, अरे बाबू मोशाय, ये तो समझो। तुमको वो तो देखना पड़ेगा ना कि जो लास्ट ईयर में एक्चुअल में हुआ था, वो करंट ईयर में जो तुमने दिखाया है कंपैरिजन में, वो सही है कि नहीं है। माने क्या, माने ये कि जो प्रायर पीरियड में जो भी था, अमाउंट थे, डिस्क्लोजर था, अमाउंट एंड डिस्क्लोजर जो भी थे, उसको तुमने अच्छे से दिखाया है क्या कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में? देखो वो प्रायर पीरियड में तो तुमने सही से दिखाए रहेंगे, बट अभी तुम उसको क्या बोलोगे, उस चीज़ को अभी तुम क्या बोलोगे? कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अभी के लिए वो तुम्हारे तुम्हारे लिए क्या है, वो सिर्फ कंपेयर करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है उसको तुम क्या बोलोगे? कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। अभी के लिए तुमको वो जो चीज़ है ना लास्ट ईयर में हुई थी, वो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो तुमको देखना है कि जो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है ना, जो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है, वो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन जो है ना, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन एग्री करती है किसके साथ? प्रायर पीरियड में जो अमाउंट एंड डिस्क्लोजर दिए थे उसके साथ एग्री करती है क्या? कम से कम ये तो देखना पड़ेगा भाई साहब, इतना तो देखना पड़ेगा। और एक चीज़ आती है, और एक चीज़
एक चीज़ आती है छोटी सी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ करके। भाई साहब ये अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टीमेट कैसे भी उठ के आ जाता है क्या? इसको कुछ अकल-वकल नहीं है क्या? जब पता नहीं आके उठ उठ के आ जाता है? ऐसा नहीं है भाई, कैसे भी नहीं आता है। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है तुम्हारी? जैसे कि तुम्हारा डिप्रिसिएशन होता है, डिप्रिसिएशन का कौन-सा मेथड है? या फिर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कौन-सा है तुम्हारा? फिफो है, लिफो है, वेटेड एवरेज है। डिप्रिसिएशन तुम्हारा क्या है? डिक्लाइनिंग मेथड क्या बोलते हैं उसको? डब्ल्यूडीवी स्ट्रेट लाइन मेथड पे है। तो तुमको देखना है क्या अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ चेंज है क्या? मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी जो है ना तुम्हारा एएस 1 वगैरह कुछ तो रहेगा ना तुम्हारा, जिसमें वो बोलता है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है? इंड एस को ये रहेगा तुम्हारा। तो अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है क्या, वो तो तुमको देखना पड़ेगा। क्यों? अगर कंसिस्टेंट नहीं है, उसको चेंज किया गया है ना, तो तुम कंपेयर कैसे कर पाओगे भाई? अगर उसको चेंज किया है ना, लास्ट ईयर तुम्हारा डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे था, अभी तुमने डब्ल्यूडीवी पे किया। इन्वेंट्री तुम्हारा लिफो पे था, अभी तुमने वेटेड पे कर दिया। ये चेंज है तो भाई गड़बड़ है ना। तो तुमको सबसे पहले देखना है कि अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है क्या। एंड अगर चेंज है ना तो चेंज एफआरएफ के हिसाब से है क्या? एफआरएफ का माने क्या? एफआरएफ माने क्या? एफआरएफ माने कि वो जो एफआरएफ में लिखा है ना कि तुम स्पेसिफिक सिचुएशन में चेंज कर सकते हो, तो सिर्फ तुमको उतना देखना है कि अगर चेंज किया है ना तो क्या एफआरएफ के हिसाब से किया है क्या? एफआरएफ कहता है क्या चेंज करने को? तो ये सिर्फ तुमको देखना है। ये दो ही प्रोसीजर है, तुमको सिर्फ इतना चेक करना है, तुमको पूरा ऑडिट फिर से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मानो, अगर तुमको डाउट है कि जो प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन था ना, उसमें तुमको लगता है कि यहाँ पे मिस स्टेटमेंट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है। तुमको लग रहा है कि यार ये जो इन्फॉर्मेशन है ना कंपेरेटिव वाला, कि इसमें मिस स्टेटमेंट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है। अगर तुमको ऐसा लगता है तो भाई साहब क्या तुम्हारी ज़िम्मेदारी है क्या? क्या तुमने कुछ और काम करने की ज़रूरत है क्या? वैसे तो तुमने ये प्रोसीजर्स परफ़ॉर्म कर लिए, लेकिन अभी तुमको लग रहा है कि भाई प्रीवियस ईयर में ये जो अमाउंट्स है ना, इसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट था। तो ऐसे ने बोला, देख भाई अगर तेरे को ऐसा लग रहा है ना मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो क्या कर, तू परफ़ॉर्म कर प्रोसीजर्स, ऑडिट के प्रोसीजर्स परफॉर्म कर एंड तो क्या कर, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर ले। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर ले और देख ले कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है। सिंपल सी बात आती है, इतनी सी बात आती है। तो अगर तेरे को डाउट है ना तो भाई साहब कर ले। अभी हो सकता है कि इसमें क्या होगा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट आने की एक संभावना ये है कि तुम्हारा जो सब्सिक्वेंट इवेंट है ना वो उसकी वजह से आया है। जैसे कि तुमने जब ऑडिट किया तब तक कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद ऑडिट के बाद कुछ ऐसा आता है कि जो तुमने पहले इन्फॉर्मेशन दी थी वो चेंज हो जाती है। ऐसा कुछ ऑडिट के बाद आता है। तो एक बार है ना ऐसे 560 में जाके देख ले कि उसके हिसाब से कुछ देखने की ज़रूरत है क्या, कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट आते हैं क्या जिसकी वजह से तुम्हारा इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, या फिर ऐसी कुछ बात आती है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है। तो एक बार सिर्फ क्या कर तू, अगर तेरे को लगता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो क्या कर, एक बार तो क्या कर, अपने प्रोसेस परफॉर्म कर, साई ऑप्टेन कर और जाके देख रिकॉर्ड में 560 में कुछ सब्सिक्वेंट चेंजेस है क्या। आई होप इतनी सिंपल सी बात है, इसमें कुछ रटने की बात है क्या? देख भाई सिंपल सी बात है, ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या है। एक तो तेरे को जाके देखना है सिर्फ कि प्रायर पीरियड में जो लिखा है अमाउंट डिस्क्लोजर, वो कंपेरेटिव वाला जो है एग्री करता है क्या। फिर हमने देखा था अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो जाती है तो कंपैरिजन का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो तेरे को वो देखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है क्या। अगर चेंज होते हैं तो एफआरएफ के हिसाब से चेंज है क्या। बस अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना का डाउट है तेरे को, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो क्या कर, तू एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करके साई ऑप्टेन कर ले एंड ऐसे 560 में जाके देख कि कुछ सब्सिक्वेंट वगैरह चेंज है क्या। और एक बात आती है, देखो हम 580 में जाके डिस्कस करते हैं, हम बात करते हैं डब्ल्यू के बारे में, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो हमें अब बात बताओ, डब्ल्यू हम किसके बारे में लेते हैं? जो एफएस में अमाउंट डिस्क्लोजर जो भी है ना, अभी के लिए मान लो सारी चीज़ों के बारे में तुम डब्ल्यू लेते हो कि ये सारी चीज़ें ऐसे है वैसे सब सब। अभी जो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है ना उसके रिलेटेड तुमने डब्ल्यू लेना है क्या? देखो लास्ट ईयर तो तुमने लिया रहेगा जब ऑडिट किया है, तो करंट ईयर में लेना है क्या? तो ऐसे 580 जो डब्ल्यू के बारे में बात करता ना, उसने बोला जी हाँ। वो बोलता है कि सारे पीरियड, ऑल पीरियड कवर होने चाहिए तुम्हारे डब्ल्यूआर में, क्योंकि तुम अभी भी दे रहे हो ना वो, तो अभी भी मैनेजमेंट क्या करेगा, साइन करके देगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, जो भी है उसका डब्ल्यूआर में जाके हम 580 में जाके देखेंगे। तो वो क्या, तुम क्या करो, ऑल पीरियड्स कवर होने चाहिए तुम्हारे डब्ल्यूआर में। ये बात करता है ऐसे 580।
अभी प्रायोरिटी में जाके हम इसको अच्छे से देखेंगे। इसमें मैनेजमेंट क्या बोलता है पता है क्या? लास्ट ईयर कोई और मैनेजमेंट था भाई, मैं था ही नहीं, तो मैं कैसे WR पे साइन कर दूँ? मैं कैसे तेरे को रिप्रेजेंटेशन दे दूँ? तो हम बोलेंगे भाई साहब मेरे को नहीं पता, तू तेरा देख ले, चुपचाप यहाँ पे साइन कर, अब पतली गली से निकल ले। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है। तो सारे पीरियड कवर होने चाहिए WR में। अच्छा जी, ये तो ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ यार, ये कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है ना, ये कैसे प्रेजेंट कैसे होती है? तो ठीक है बता देता हूँ। इसको ना प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से दो तरीके हैं? ये जो है ना, इसको प्रेजेंट करने के दो तरीके। ठीक है, एक है तुम्हारा करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड दूसरा है तुम्हारा कंपेरेटिव कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो तुमने फिगर के ऊपर फोकस करना है, तुमने जहाँ पे भी हो तुम फिगर के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। करस्पॉन्डिंग कंपेरेटिव में तुमको हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन फिगर में एंड एफएस में तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा भाई। जब जब तुम फिगर देख लोगे तो कंफ्यूजन सारा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, रुको, मेरे पास कुछ पेपर्स है। देखो देखो, मान लीजिए मेरे पास ये दो एफएस है। ठीक है, अगर ये दो सेट ऑफ एफएस है ना, दो अलग अलग एफएस है ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? कंपेरेटिव एफएस। ठीक है, दो एफएस अलग है ना, दोनों एफएस अलग अलग है, तो ये करंट ईयर का है, ये लास्ट ईयर का है, तो दोनों एफएस अलग अलग है ना, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा कंपेरेटिव एफएस। ठीक है, इसको क्या बोलूंगा मैं? कंपेरेटिव एफएस। दो एफएस अलग अलग है, तो ये एफएस मेरा करंट ईयर का है एंड ये लास्ट ईयर का एफएस है जो मैंने कंपेरिजन के लिए यूज किया है, तो मैं इसको बोलूंगा कंपेरेटिव एफएस। ठीक है, ये बात आती है। अभी मान लीजिए कि ये एफएस है ना, इसमें ही मैं क्या करता हूँ, इसमें ही मैं इसको फोल्ड करता हूँ दो बार। और मैंने क्या किया, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी एंड यहाँ पे ना मैंने दो कॉलम दे दिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? दो कॉलम दे दिए। एक कॉलम में मैंने इंफॉर्मेशन दे दी कि करंट ईयर के बारे में क्या है, एंड उसी के रिलेटेड, मतलब अगर यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिया है, टर्नओवर लिया है ना, तो एक कॉलम में दे दिया कि करंट ईयर में 10 करोड़ का है, उसके पिछले कॉलम में मैंने दे दिया कि लास्ट ईयर में टर्नओवर 9 करोड़ का है। ठीक है, तो हर जो अमाउंट है ना, हर इंडिविजुअल अमाउंट है ना, तो मैंने उसको ऐसा कंपेयर किया। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग फिगर्स। मतलब करंट ईयर का फिगर कौन सा है? 10 करोड़ का है, उसका करस्पॉन्डिंग फिगर कौन सा है? 9 करोड़ का है। करंट ईयर में परचेस कितना है? 5 करोड़ का है। करस्पॉन्डिंग फिगर में कितना परचेस है? 4.5 करोड़ का है। तो ये चीज़ हम क्या करेंगे? ये चीज़ हम यहाँ पे ऐसे करस्पॉन्डिंग फिगर में दिखा देंगे हर आइटम को, कि लास्ट ईयर में इतना था, करंट ईयर में इतना है, करंट ईयर में इतना है, लास्ट ईयर में इतना था। एंड कंपेरेटिव एफएस में तो दो एफएस अलग अलग जाएंगे भाई साहब। ये दो एफएस है ना, ये अलग अलग एफएस जाएंगे, ये दो एफएस अलग अलग जाएंगे। इतनी सी बात आती है। तो तुमको ये समझना है, ये जो करस्पॉन्डिंग फिगर्स होते हैं ना, इसको तुम कैसे प्रेजेंट करते हो? ये तुम्हारा मान लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एंड इसमें तुम्हारा बैलेंस शीट है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो इसमें तुम क्या बोलोगे? इसमें तुम बताओगे कि ये जो अमाउंट है ना, ये हमारा 20-21 का है एंड ये हमारा 21-22 का है। या फिर अभी करंट लेते हैं ना, इतना पुराना वापस क्यों जाने का है। ये मान लीजिए तुम्हारा 24-25 का है और ये 25-26 का है। ऐसे लेते हैं ना कि यहाँ पे 25-26 लेते हैं, यहाँ पे 24-25 लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी करंट ईयर का है, ये तुम्हारा करस्पॉन्डिंग वाला था। ठीक है, कंपेरेटिव एफएस में क्या जाएगा तुम्हारा? कंपेरेटिव एफएस में एफएस ही दो अलग अलग जाएंगे, एफएस ही तुम्हारे दो अलग अलग जाएंगे। ठीक है, तो इसको तुम बोलोगे, ये जो तुम्हारा है, तुम्हारा 25-26 का एफएस है एंड ये तुम्हारा 24-25 का एफएस है। तो ये चीज़ आती है सर हमारे इंडिया में क्या फॉलो होता है, अगर आप पूछोगे तो करस्पॉन्डिंग फिगर फॉलो होते हैं ना। आपने तो देखा रहेगा कि हम क्या करते हैं, उसी कॉलम के आगे एक कॉलम ऐड करके दे देते, ताकि कंपैरिजन में भी आसान जाता है ना भाई। क्या ये कंपेरेटिव एफएस क्यों बनाते हैं, मेरे को नहीं समझता यार, क्या फालतू की चीज़ है। करस्पॉन्डिंग अच्छा है ना भाई, तुमको यहाँ पे दिख रहा है, उसके सामने तुमको अगले लास्ट ईयर का दिख रहा है, तो तुमको समझ में आ जाता है सीधे सीधे सामने सामने, तो तुम उसको अच्छे से कंपेयर कर सकते हो एंड पिटने से थोड़ा सा बच सकते हो। ठीक है, तो ये बात आती है, ये करस्पॉन्डिंग फिगर होता है, कंपेरेटिव एफएस होता है। इसमें स्लाइटली फ़र्क है। स्लाइटली फ़र्क क्या है? देखो, ये जो है ना, जब तुम ऑडिट करते हो ना, ऑडिट तो तुम तो 25-26 का ऑडिट करोगे, 25-26 का ऑडिट करोगे ना, तो जब तुम 25-26 का ऑडिट करोगे ना, तो भाई साहब तुम्हारा ओपिनियन जो है ना, तो तुम्हारा सिर्फ 25-26 के ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा ओपिनियन 24-25 के ऊपर नहीं जाएगा ना भाई, यहाँ पे ओपिनियन नहीं जाएगा, सिर्फ 25-26 के ऊपर ओपिनियन जाएगा तुम्हारा। अच्छा जी,
तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, तुम्हारा जो ओपिनियन है ना तो रेफर करेगा करस्पॉन्डिंग फिगर के केस में सिर्फ करंट पीरियड के ऊपर। इसको हम क्या बोलेंगे, करंट ईयर बोलेंगे, या फिर करंट पीरियड के ऊपर, करंट पीरियड के ऊपर तुम्हारा क्या जाता है, ओपिनियन जाता है। तो ओपिनियन रेफर करता है सिर्फ तुम्हारा करंट पीरियड के ऊपर। और ये जो कंपैरेटिव एफएस है ना, इसमें तुम क्या करते हो, इसमें तुम तो भाई साहब दोनों 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 जगह पे तुम्हारा ओपिनियन जाता है। दोनों पीरियड में तुम्हारा ओपिनियन है ना वो दोनों के ऊपर होना चाहिए। तुम्हारा ओपिनियन जो है ना कवर करना चाहिए ईच पीरियड, ईच पीरियड। ठीक है, ये 2 है 3 है जितने भी है ना, इस पीरियड के ऊपर तुम्हारा ओपिनियन कवर होना चाहिए। अच्छा जी, तो सिंपल सी बात है, इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई होगी कि ये बात आती है कि ये जो तुम्हारा करस्पॉन्डिंग फिगर है ना, इसमें देखो करंट पीरियड के ऊपर कैसे जाता है। आपने अभी ओपिनियन पढ़ के आए, आप ओपिनियन मॉडिफाइड ओपिनियन पढ़ के आए, उसमें आपने ओपिनियन पैरा देखा रहेगा। तो हम क्या बोलते हैं, हम ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए प्रॉफिट और लॉस, कैश फ्लोज के कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कैश फ्लोज, उसके ऊपर हम देते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि बैलेंस शीट के लिए हम क्या करते हैं, एज ऑन 31 मार्च 2026, एज ऑन 31 मार्च 2026, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2025-26, या फिर फॉर द ईयर एंडेड 2026। मतलब हमने क्या कर दिया, हम क्लियरली हमने बोल दिया कि ये जो है ना हमारा ओपिनियन जो है ना ट्रू एंड फेयर व्यू, ये हमारा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च एंड प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट फॉर द ईयर के लिए दे रहे। तो हमारा जो है ना, हमारा जो सीन है ना ओपिनियन सिर्फ करंट पीरियड में जाता है। ठीक है, ये जो कंपेरेटिव है ना, इसमें तुमने ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे इंडिया में है नहीं, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या जाएगा ओपिनियन, दोनों दोनों जो पीरियड कवर किए हैं ना उसके ऊपर तुम्हारा ओपिनियन जाएगा। अच्छा जी, अच्छा जी, तो क्या आपने तो बोला था सर कि ये जो लास्ट ईयर में जो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है ना, उसको तो तुमको चेक करना पड़ेगा ना, ऑडिटर को चेक तो करना पड़ेगा ना कि वो सही आया है कि नहीं आया भाई साहब। तो अभी अभी ऑडिटर क्या करेगा, क्या वो ऐसा ही कॉपी पेस्ट वाला देख डाल के देखेगा, क्या कुछ करेगा, क्या अपने इसमें कुछ करेगा क्या। तो देखो, तो ऐसे नहीं बोल दिया, देखो तुम्हारा ओपिनियन तो करंट पीरियड के ऊपर जाएगा, लेकिन तो तुमको पिछले साल में जो हुआ है ना उसको ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्सेप्ट, ओ भाई साहब, एक्सेप्ट एक्सेप्ट उन्होंने बोला कि कुछ कुछ जगह पे ना तुमको ना पिछले साल में भी उसके ऊपर भी तुमको देखना पड़ेगा। कौन से केसेस आते हैं ऐसे, क्या फालतू की बातें हो रही है यहाँ पे, समझो ना बात को। देखो, अगर अगर प्रीवियस पीरियड में, प्रायर पीरियड में ना, प्रायर पीरियड में जो ओपिनियन दिया है ना, अगर वो ओपिनियन मॉडिफाइड है, डिस्क्लेमर होगा, एडवर्स होगा, क्वालिफाइड होगा, अगर वो ओपिनियन मॉडिफाइड है ना, तो भाई साहब तुमको क्या करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि जिस मैटर की वजह से वो मॉडिफाइड है ना, वो मैटर क्या रिजॉल्व हुआ है क्या। अगर रिजॉल्व नहीं हुआ है मतलब अभी तक अनरिजॉल्व है, अभी तक वो मैटर मैटर अनरिजॉल्व है, तो देखना है भाई, क्योंकि लास्ट ईयर में मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, अभी तक वो मैटर मैटर जो है अनरिजॉल्व है, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं तुम्हारे करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आया रहेगा। लॉजिकल बात है कि अगर वो लास्ट ईयर में गड़बड़ था, लास्ट ईयर में तुम्हारा जो है ना, मान लीजिए रिसीवेबल का जो बैलेंस था ना, क्लोजिंग बैलेंस लास्ट ईयर का, वो था तुम्हारा 10 करोड़। अभी करंट ईयर में तुमको समझ में आता है एक्चुअल में 10 करोड़ था, लेकिन एफएस में दिखाया है 12 करोड़। तो यहाँ पे मटेरियल मिस्टेटमेंट था, इस वजह से ऑडिटर ने क्या किया था, कोई भी हो, तुम हो या फिर पुराना ऑडिटर हो, तो ऑडिटर ने क्या किया था, उसमें मॉडिफाई ओपिनियन दिया था, क्वालिफाई किया था उसको, समझो। तो अगर उसने क्वालिफाई किया था तो तुमको देखना पड़ेगा कि जो 12 करोड़ जो उन्होंने किया है ना 10 करोड़ का, तो तुमको देखना है कि करंट ईयर में क्या उन्होंने करेक्ट किया है क्या वो अमाउंट। अगर उन्होंने करेक्ट किया है ना, तो तभी तुम्हारे करंट ईयर के क्लोजिंग के रिसीवेबल अच्छे से आएंगे। अगर उन्होंने करेक्ट नहीं किया है ना, तो अभी भी तुम्हारे बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस में तुमको दिख रहा है कि 12 करोड़, तो इसका मतलब कि तुम्हारे रिसीवेबल जो है ना करंट ईयर में, वो भी तुम्हारे क्या है, क्लोजिंग वाले में स्टेटेड है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर में भी तुम्हारा ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या लॉजिक बैठ गया है क्या तुमको, क्या लॉजिक समझ में आ गया क्या। तो तुमने वैसे तो देखना नहीं है लास्ट ईयर में, लेकिन अगर लास्ट ईयर में मॉडिफिकेशन है एंड जो मैटर की वजह से मॉडिफिकेशन है ना वो अभी तक अनरिजॉल्व है, तो तुमको देखना पड़ेगा भाई साहब। तो तुमको तो देखना पड़ेगा ना भाई साहब लास्ट ईयर में। अच्छा जी, और बताइए, और बताइए। देखो सर, अगर मान लो
ठीक है, 3 सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि मान लो तुमको क्या लगता है कि तुमको लगता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ठीक है? हमने बात करी थी, अगर तुमको लगता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है प्रायर पीरियड में, तुमको लगता है कैसे भी लग सकता है, करंट ईयर के ऑडिट प्रोसेस करते-करते तुमको समझ सकता है कि यार ओपनिंग वाला ही गड़बड़ है, करंट ईयर में तो सब ठीक है। तो अगर तुमको लगता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट में गड़बड़ है एंड इसके ऊपर तुम ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं एंड साई ऑब्टेन कर पाते हैं, अगर इसके ऊपर तुमको साई ऑब्टेन हो जाता है, तो भाई तो तुमने तो बता देना है कि लास्ट ईयर में ही गड़बड़ है, क्योंकि अभी तुमको पता हो गया ना। तुमको पहले डाउट था मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, लेकिन अभी तुमको साई ऑप्टेन हुआ, तुमने प्रोसेस परफॉर्म किए है, तुम्हारे पास सबूत आ चुका है कि भाई ओपनिंग में ही गड़बड़ है, लास्ट ईयर में गड़बड़ था, लास्ट ईयर में प्रायर ईयर्स में ही गड़बड़ था। तो तुमने क्या करना है, तो तुमने उसको रेफर करना है। अभी वैसे तो नहीं करना था, लेकिन अभी तो तुमको समझ में आ गया, सबूत तो ऑब्टेन हो गया। लेकिन मान लीजिए कि लास्ट ईयर में ऑडिट हुआ ही नहीं था, क्या पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं कि ऑडिट नहीं हुआ था? बहुत सारे पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं। मान लीजिए कि तुम्हारा पहले पार्टनरशिप हम था, उसमें तुम्हारा कंपनी में कन्वर्जन वगैरह हो गया, तो पार्टनरशिप हमने ऑडिट नहीं किया था, कंपनी में तुमको पहली बार आया तो तुमने अभी ऑडिट किया है। कुछ भी सिचुएशन हो ना, तुमको क्या करने का है, अभी के लिए समझो समझो कि ऑडिट ही नहीं हुआ था। अगर तुम्हारा जो ऑडिट हुआ ही नहीं था, लास्ट ईयर में ऑडिट हुआ ही नहीं था, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमको ओपनिंग बैलेंस तो चेक करने पड़ेंगे ना भाई साहब। ऑडिट जो हुआ था नहीं हुआ था वो भी बात है, लेकिन तुमको ओपनिंग बैलेंस चेक करने पड़ेंगे ना। तो ओपनिंग बैलेंस में मान लीजिए तुमने चेक किया कि ओपनिंग बैलेंस सही है कि नहीं है, और तुमको है ना साई ऑप्टेन नहीं हो रहा है कि वो जो है ना, साई ऑप्टेन नहीं हो रहा है कि वो ओपनिंग बैलेंस करेक्ट है। समझा क्या, नहीं समझा क्या? ऑडिट की भाषा है भाई, लॉजिकल बात सेम है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेकिन ऑडिट क्या करता है पता है क्या? इधर बोला है, देखो इधर क्या बोला है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ऐसा तुमको सबूत मिल चुका है, ठीक है? एंड इधर क्या बोला है पता है क्या? ओपनिंग बैलेंसेस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, ऐसा शायद सबूत तुमको ऑब्टेन नहीं हुआ है, ठीक है? देखो सिर्फ शब्दों का जाल है, सिर्फ शब्दों का खेल है। बात सिंपल सी करना चाहता है कि अगर ओपनिंग बैलेंस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है ना, तो वो सबूत तुम ऑब्टेन कर लो, क्योंकि लास्ट ईयर के ऑडिटर ने सबूत ऑब्टेन नहीं किए हैं, उसके पास साइन नहीं है, क्योंकि ऑडिट हुआ ही नहीं है भाई साहब। अगर ऑडिट हुआ ही नहीं है ना, तो उसको कुछ सही नहीं है, उसको पता नहीं है कि ओपनिंग बैलेंसेस करेक्ट है कि नहीं है। तो जब तुम ऑडिट कर रहे हो ना, तो तुम क्या करो, तुम जाके ओपनिंग बैलेंस जाके देखो एंड ओपनिंग बैलेंस में जाके देखो कि साई ऑप्टेन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो ओपनिंग बैलेंस करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ये जाके चेक करो एंड साई ऑप्टेन करो। तुम साई ऑप्टेन करो। अगर तुम साई ऑप्टेन नहीं कर पाते हो, तो जाके भाई तुमको देखना पड़ेगा कि तुमको वो करस्पॉन्डिंग फिगर जो है ना, उसको तुमको उसके ऊपर तुमको कमेंट करना पड़ेगा। तो सिंपल सी 3 बातें आती है। वैसे तो हमको पुराने दरवाजे नहीं खोलने भाई साहब, क्यों खोले पुराने दरवाजे हम? लेकिन तीन तीन सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि तुमको दरवाजे खोलने पड़ेंगे, ठीक है? जैसे कि क्या, प्रायर पीरियड में ना मॉडिफिकेशन ओपिनियन दिया है, मॉडिफाइड किया है ओपिनियन को, एंड उसका जो इफेक्ट है ना, वो जिस मैटर की वजह से किया है ना, उसको अभी तक ठीक नहीं किया है, मैटर अनरिजॉल्व है, ठीक है? दूसरी बात आती है, तुमको डाउट आया था मटेरियल मिसस्टेटमेंट है एंड तुमने ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म किया है और तुमको सबूत ऑब्टेन हो जाता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो भाई साहब तुमको उधर जाके देखना पड़ेगा। तीसरी बात, लास्ट ईयर में ऑडिट नहीं हुआ था और तुमको क्या करना है, फिर तुमको देखना है कि ओपनिंग बैलेंसेस जो है ना, वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो ओपनिंग बैलेंसेस करेक्ट है, इसके लिए तुमको क्या करना है, सबूत ऑब्टेन करना है। अगर वो सबूत तुम ऑब्टेन नहीं कर पाते हो ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर से वो लास्ट ईयर में जाके देखना पड़ेगा। सिंपल सी इतनी सी बात है करस्पॉन्डिंग फिगर में, सिर्फ इतनी सी बात है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल में तो हमने बोल दिया कि भाई साहब तुम्हारा ओपिनियन जो है ना, तुम्हारा ओपिनियन तो भाई साहब हर जगह पे जाना चाहिए, हर पीरियड को कवर करना चाहिए तुम्हारे ओपिनियन में, ये बात हमने करी थी, ठीक है? अभी अभी तुम्हारा ओपिनियन तो हर हर पीरियड को कवर करना चाहिए, ठीक है? इसमें सिर्फ दो बातें आती है। कौन सी दो बातें आती है, इसको समझो। ये लेते हैं, ठीक है? इसमें सिर्फ दो बातें आती है। क्या बातें आती है, देखो, एक तो है ना प्रीवियस ईयर का ऑडिट है ना, वो तुमने किया था, ठीक है? एक तो है ना प्रीवियस ईयर का ऑडिट है ना, वो तुमने किया था। ऑडिट जो है ना, यू यू तुम ठीक है, तुमने किया था। एंड दूसरी बात आते हैं, किसी और ने किया था, अदर अदर बंदे ने किया था। इसको हम क्या बोलते हैं ऑडिट की भाषा में, पता है क्या? प्रेडेसेसर ऑडिटर। अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको 5-10 में जाके समझेंगे कि ये चीज़ क्या होती है, लेकिन अभी के लिए इतना समझो
ये बहुत ही खोपचे में गया क्या? रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर ऑडिटर को हम क्या बोलेंगे? प्रेडेसेसर ऑडिटर बोलेंगे हम, ठीक है? तो किसी और ने किया था। अभी समझो, अभी समझो, अभी समझो क्या बात हो रही है। अभी समझो कि अगर तुमको पता है, अगर तुमको लगता है कि भाई साहब मैंने ऑडिट तो किया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे इवेंट होता है, कुछ भी रीज़न होता है और तुमको लगता है कि भाई साहब इसमें ना थोड़ी-सी गड़बड़ है। मैंने लास्ट ईयर ऑडिट किया था, बहुत अच्छे से किया था, लेकिन अभी जो है ना, अभी कुछ-कुछ गड़बड़ है। अगर तुमको ऐसा लगता है अभी कुछ गड़बड़ है, अभी कुछ गड़बड़ है, किधर? लास्ट ईयर में कुछ गड़बड़ है, तो तुमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो तुमको उधर जाके भी तुमको अच्छे से देखना पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि प्रीडेसेसर ऑडिटर ने किया था, दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट किया था और तुमको अभी जाके समझ में आता है, अभी जाके तुमको समझ में आता है कि यार देख, उसने जो ऑडिट किया था ना, उसमें कुछ गलत हो चुका है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ चुका है, तो उसने जो ओपिनियन दिया है ना, वो करेक्ट नहीं है। अगर तुमको ऐसा लगता है ना, तो तुम क्या करो, अभी अब तुम क्या करो, मैनेजमेंट के पास जाओ, मैनेजमेंट को बता दो कि भाई साहब ये चीज़ हुई है। मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट फिर जाएगा प्रेडिसेसर ऑडिटर के पास और उसको बोलेगा कि देख भाई ये चीज़ हुई है। तो ये क्या करेगा? प्रेडिसेसर ऑडिटर एक नया रिपोर्ट देगा, अमेंडेड रिपोर्ट देगा, जो भी कुछ होगा वो क्या करेगा? नया रिपोर्ट देगा। तो अगर वो नया रिपोर्ट देता है ना, तो तुम क्या करो, तुम सिर्फ करंट ईयर के ऊपर ही रिपोर्ट कर दो, क्योंकि तुमको रिपोर्ट तो दोनों के ऊपर देना था। देखो, तुम्हारा ओपिनियन ईच पीरियड के ऊपर कवर होना था, लेकिन प्रेडिसेसर ऑडिटर की वजह से वो मिस्टेक हुआ था। अभी वो किसी और ने किया था, तुमने बता दिया कि गलत हुआ है, तो उसने अगर अलग रिपोर्ट देता है नया, या फिर अमेंडेड रिपोर्ट देता है, अगर वो ऐसा कुछ रिपोर्ट देता है ना, तो उसने तो एक रिपोर्ट दे दिया, लास्ट ईयर का तो कवर हो चुका है। तो तुम क्या करो, सिर्फ करंट ईयर के ऊपर फोकस करो और करंट ईयर के ऊपर ही अपना ओपिनियन दे दो। और यहाँ पे बात आती है कि अगर करंट ईयर में तुमको समझ में आता है कि तुमने लास्ट ईयर में कुछ-कुछ दिया था, ठीक है? तो लास्ट ईयर में कुछ गड़बड़ हुई थी, तो तुमने क्या करना है, तुमने बताना है कि देख भाई, मैंने लास्ट ईयर में ये वाला ओपिनियन दिया था, ठीक है? अभी कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, अभी कुछ गड़बड़ हो जाती है लास्ट ईयर को लेके, मतलब अभी तुमको समझ में आ जाता है कि लास्ट ईयर में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया था या फिर मेरे सामने नहीं आया, सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। तो वहाँ पे मेरा ओपिनियन चेंज होना चाहिए था। वहाँ पे मैंने ना क्लीन ओपिनियन दिया था, लेकिन मुझे ना वो ओपिनियन मॉडिफाइड करना था। तो इसका मतलब क्या, जो लास्ट ईयर का एफएस है ना, लास्ट ईयर के बारे में बात हो रही है, करंट ईयर के नहीं है। जो लास्ट ईयर का जो एफएस है ना, उसके ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन जाना था। तो तुम क्या सोचते हो कि तुमको तो दोनों के ऊपर देने का है? अभी दोनों देखो, ईच ईच पीरियड को कवर करने का है, तुमको ईच पीरियड को कवर करने का है, ठीक है? तो तुमको दोनों के ऊपर ओपिनियन देने का है, इसके ऊपर भी देने का है एंड इसके ऊपर भी देने का है। तो तुमको लगता है कि जो लास्ट ईयर वाला था ना, उसको तुम्हारा जो ओपिनियन है ना, वो तुमको चेंज करना पड़ेगा। तो तुमने उस ओपिनियन को क्या किया? ओपिनियन को चेंज कर दिया, ठीक है? तो अगर तुम ऐसा ओपिनियन को चेंज करते जा रहे हो ना भाई साहब, तो ये क्या बात आती है, तुम ऑडिट रिपोर्ट के बारे में उसको कुछ बताना चाहते हो। अगर तुमने ओपिनियन चेंज किया है, तो भाई साहब यूज़र क्या बोलेंगे? भाई साहब तू ऑडिटर, तू ऐसे क्या कर रहा है? तूने लास्ट ईयर जो दिया था ना ऑडिट रिपोर्ट, उसके ऊपर हमने भरोसा करके ये सारा इन्वेस्टमेंट किया है और तू अभी आके बोलता है कि तूने लास्ट ईयर में गलत रिपोर्ट दिया था। तो भाई टेंशन मत लो, तो तुम क्या करो, ओपिनियन ओएम ओएम जो पैरा है ना, हमने देखा अदर मैटर पैरा, तो इसमें तुम जाके बता दो कि कौन से इवेंट की वजह से ऐसा हुआ है, क्या सिचुएशन थे, वो सारी सिचुएशन तुम उनको समझा दो कि भाई देखो ये चीज़ हुई है, इसकी वजह से तुम पहले ही उसको क्लैरिफाई कर दो, ताकि वो यूज़र आके तुमको तुम्हारे ऊपर बैठ ना जाए। तो तुम क्या करो, ओपिनियन पैरा में बता दो कि भाई ये सारी चीज़ें हुई है, इसकी वजह से हमने क्या किया है, करंट ईयर में हम जाके बोल रहे हैं कि ये वाला ओपिनियन सही है, ठीक है? तो ये बात आती है। तो तुमको ओएम पैरा क्यों? यहाँ पे देखो, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में तुमको कुछ बताना है, तो हमने बात करी थी ओएम पैरा आता है। तो तुमको यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात हो रही थी। ये सब क्या देख रहे हैं हम? ये सब हम रिपोर्टिंग के बारे में देख रहे हैं ना भाई साहब, रिपोर्टिंग। ऑडिट प्रोसीजर्स तो तुम्हारे यहाँ पे खत्म हो गए। देखो, ऑडिट प्रोसीजर्स तो तुम्हारे यहाँ पे खत्म हो गए। तो प्रोसीजर्स में टेंशन लेने की बात नहीं है ना, क्योंकि ये रिपोर्टिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। रिपोर्टिंग को समझो। तो अगर तुमने अभी एक इधर बात हो रही है रिपोर्टिंग में, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुमको दोनों के ऊपर
ओपिनियन देना है। तो इसमें जो लास्ट ईयर वाला था ना, उसमें तुमने थोड़ा सा ओपिनियन में चेंज कर दिया ना, तो ओएम पैरा में जाके बता दो कि क्यों चेंज किया है, क्या सिचुएशन आई थी, ठीक है। अभी अभी समझते हैं कि करस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोनों केस में ना कुछ चीज़ें आ जाती है। ये दोनों केस में कुछ चीज़ें आ जाती है। क्या चीज़ें आ जाती है, देखो समझो। दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। कौन से? ये दोनों केस में दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि जो ऑडिट हुआ है ना लास्ट ईयर का, वो किसी और ने किया है। वो किसी और को हम क्या बोलेंगे? प्रेडेसेसर ऑडिटर ने किया है। या फिर हो सकता है कि ऑडिट हुआ ही ना हो। ऐसा हो सकता है। दो सिचुएशन आ सकती है ना दोनों केस में, कि लास्ट ईयर ऑडिट हुआ ही नहीं है या फिर किसी और ने किया है। अगर किसी और ने किया है ना, ये दोनों सिचुएशन में तुम क्या करोगे पता है क्या? दोनों सिचुएशन में तुम्हारा फिर से आएगा ओएम पैरा। और ओएम, ओम 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ओएम पैरा आ जाएगा तुम्हारा। ओएम पैरा में तुम आके बता दोगे, क्या बता दोगे तुम देखो, तुम जाके बता दोगे कि देखो, प्रेडेसेसर ऑडिटर ने प्रीवियस ईयर का ऑडिट रिपोर्ट दिया है। अच्छा, ठीक है। उसमें कौन सा टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है? टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन वो तुम बताओगे। टाइप ऑफ ओपिनियन कौन सा है? मॉडिफाइड ओपिनियन है, नॉर्मल ओपिनियन है, जो भी ओपिनियन है, अनमॉडिफाइड, वो तुम जाके बता दोगे। अगर अनमॉडिफाइड है ना, अनमॉडिफाइड नहीं, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है ना, मॉडिफाइड, तो तुमने बोला था कि तुम उसका रीज़न भी बता दोगे कि किस वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन है, एंड इसने कौन से डेट पे दिया था, कौन सी तारीख पे ऑडिट रिपोर्ट वगैरह इशू किया था। ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें इसको बतानी है। अगर ऑडिट रिपोर्ट नहीं हुआ था ना, तो जाके भाई तुमने क्या करनी है, हमने देखा था, अगर लास्ट ईयर में ऑडिट नहीं हुआ है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस के ऊपर तुमको प्रोसीजर्स परफॉर्म करके साई ऑब्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम ये बताओ कि प्रीवियस ईयर में ऑडिट नहीं हुआ था। प्रीवियस ईयर में तुम ओएम पैरा में क्या बताओगे? ओएम पैरा में बताओगे कि लास्ट ईयर में ऑडिट नहीं हुआ था, लेकिन इससे तुम्हारी जिम्मेदारी जो है ना एसआई ऑप्टेन करने की, ये जिम्मेदारी से तुम नहीं चुकते हो, ठीक है। ये सिर्फ बता के कि लास्ट ईयर में ऑडिट नहीं हुआ था तो इसके ऊपर भरोसा करो, ये इससे तुम्हारी ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर जो सबूत ऑप्टेन करना है ना, उस जिम्मेदारी से तुम नहीं चुकते हो भाई साहब। उस जिम्मेदारी को तो तुमको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ऐसे ऐसे 710 नाम क्या है? रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। अब तुमको पता है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन क्या है? कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब तुमने इस साल जो परफॉर्म किया है वो लास्ट ईयर में कैसे परफॉर्म किया था, तो लास्ट ईयर या उससे पहले साल कैसे किया था, वो क्या है तुम्हारा? वो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है। अभी के लिए तुमको वो वाला जो प्रीवियस वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे 710 उसी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करता है। उसमें दो चीज़ आती है, करस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपैरेटिव एफएसए। तो डील करता है ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन इन एन ऑडिट ऑफ एफएस। ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके बारे में डील करता है दो अप्रोच से। एक करस्पॉन्डिंग फिगर है एंड दूसरा कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। देखो, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन मतलब ग्रॉस लेवल पे आई। उसके नीचे दो अप्रोच है, एक करस्पॉन्डिंग फिगर है, करस्पॉन्डिंग फिगर्स, एंड दूसरा है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कंपैरेटिव नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन देख रहे हो ना तुम, तो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में एक करस्पॉन्डिंग फिगर है एंड कंपैरेटिव एफएस है, ठीक है। तो ये जो करस्पॉन्डिंग फिगर है ना, एक साथ एक के साइड में एक आ जाता है, वो क्या है तुम्हारा? ऑडिटर्स ओपिनियन क्या करेगा? एड्रेस करेगा ओनली करंट पीरियड के स्टेटमेंट के ऊपर, तो लास्ट ईयर में नहीं जाएंगे। कंपेरेटिव है ना, ये तो भाई जितने हैं ना, यूजुअली तुम्हारे करंट एंड प्रायर दो ही होते हैं, तो जितने हैं ना वो सारे के ऊपर तुम्हारा ओपिनियन जाएगा। ओपिनियन कवर करता है ईच पीरियड जो प्रेजेंट किया है एफएस में। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? भाई साहब सही ऑप्टेन करना है। क्या सही ऑप्टेन करना है? कि कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन जो एफएस में ऐड किया है ना, वो प्रेजेंट किया है ना, वो मटेरियल इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट जो है ना, इन अकॉर्डेंस विथ रिक्वायरमेंट ऑफ कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन इन एप्लीकेबल एफआरएफ। तो जो एफआरएफ के हिसाब से कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए ना, वैसे ही कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन जाता है क्या? जैसे हमारे इंडिया में करस्पॉन्डिंग फिगर वाला जाता है, तो करस्पॉन्डिंग फिगर वाला जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो एफआरएफ के हिसाब से गया है क्या? वो सही गया है क्या? तुमको देखना है। एंड टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विथ ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। जो हमने अभी देखा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट करने का, वही उसी के बारे में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में बात करता है, ठीक है। ऑडिट के प्रोसीजर्स में देखो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ऑडिट के प्रोसीजर्स में तुमने कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन एग्री करता है क्या?
विथ अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर जो प्रायर पीरियड में मेंशन किए है उसके साथ में एग्री करता है कि इसके बारे में हमने बात करी थी। एंड अकाउंटिंग पॉलिसी जो है ना वो कंसिस्टेंट है क्या देखना है, एक्सक्यूज मी। और अगर चेंजेस है ना तो चेंजेस तुमको देखना है कि वो क्या अप्रोप्रिएटली प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है क्या एंड प्रेजेंट किया है क्या, मतलब एफआरएफ के हिसाब से जो भी है क्या। और हमने और एक बात करी थी, अगर तुमको लगता है कि पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है, ऐसा तुम्हारे नज़र के सामने आ जाता है कि इसमें पॉसिबल मिसस्टेटमेंट होता है, तो क्या करो भाई, कुछ नहीं, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो एंड साई ऑब्टेन कर लो। एंड साथ में अगर ऑडिटर ने प्रीवियस ईयर के ऑडिट किया है ना तो उसने क्या करना है, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में भी कुछ कुछ देखना है। ठीक है, डब्ल्यू आर के बारे में हमने बात करी थी कि डब्ल्यू आर जो है ना वो तुमने सारे पीरियड कवर होने चाहिए, सारे पीरियड के लिए तुमने ऑप्टेन करना है, डब्ल्यू आर रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, अगर अगर ही शैल ऑल्सो ऑप्टेन स्पेसिफिक डब्ल्यू आर रिगार्डिंग एनी प्रायर पीरियड आइटम दैट इज डिस्क्लोज इन करंट ईयर CFS। तो कैसे होता है पता है क्या, कैसे होता है पता है क्या, तुम्हारे करंट ईयर के एफएस में ना कभी कभी क्या करते हो तुम, लास्ट ईयर में जो गड़बड़ हुए थे ना तो तुमको करंट ईयर में तुमको दिखानी पड़ती है। ठीक है, छोटी मोटी चेंजेस हुए रहते, कुछ मिस्टेक्स हुए रहते, मैं ऐसा बोलूँ कि लास्ट ईयर में कुछ मिस्टेक्स हुए थे, तो तुम क्या करते हो उसको करंट ईयर में करेक्ट करते हो। तो वो मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए तुम क्या करते हो, करंट ईयर के एफएस में तुम क्या करते हो, वो मिस्टेक को दिखाते हो। तो कहाँ पे दिखाना है, प्रायर पीरियड आइटम करके तुमने दिखाना है कि देखो ये लास्ट ईयर की गलती है जो हमने यहाँ पे करेक्ट कर ली है। ठीक है, तो अगर वो वैसी वाली गलती है ना उसके ऊपर भी तुमने क्या करना है, मैनेजमेंट से WR ऑब्टेन करना है। फिर देखो रिपोर्टिंग की बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है, मेरे को लगता है कि ये बहुत बढ़िया सी बात है, मज़ा आ जाता है तुमको। ठीक है, प्रोसीजर तो कुछ है नहीं उसमें, दम तो है नहीं, रटने वाली तो बात है ही नहीं, समझ लो आगे बढ़ लो। रिपोर्टिंग के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे विथ रेफरेंस टू करस्पॉन्डिंग फिगर। तो करस्पॉन्डिंग फिगर के लिए हमने बोला था कि ऑडिटर का ओपिनियन है ना रेफर नहीं करेगा करस्पॉन्डिंग फिगर को, मतलब जो साथ में जो फिगर दिए ना, एक मिनट भाई साहब, ठीक है। तो बाबू मोशाय हम ऑडिट रिपोर्टिंग के ऊपर थे। ऑडिट रिपोर्टिंग में हमने सबसे पहले देखना है करस्पॉन्डिंग फिगर। करस्पॉन्डिंग फिगर के ऊपर हमने नहीं जाना है, ओपिनियन हमारा है ना, हम रेफर नहीं करेंगे करस्पॉन्डिंग फिगर के ऊपर, नहीं करेंगे ना, क्यों करेंगे भाई साहब, लेकिन करने पड़ेंगे। तीन चीज़ें बोली थी, एक्सेप्ट 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 इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कौन से सर्कमस्टांसेस है, प्रीवियस पीरियड कंटेंस मॉडिफाइड ओपिनियन, एंड इसके सामने तुम क्या करो, एक ऐड करो, एंड मैटर मैटर इज अनरिजॉल्व अनरिजॉल्व। तो तुमने सिंपल सी बात करनी है, इसके अब आगे तुम ऐड करो। ठीक है, इसके आगे तुम ऐड करो कि प्रीवियस पीरियड में मॉडिफाइड ओपिनियन है एंड उस मैटर को तुमने अभी तक रिजॉल्व नहीं किया है, अनरिजॉल्व है, तो तुमको देखना पड़ेगा, इसके बारे में हमने बात करी थी। फिर हमने बात करी थी, अगर तुमको लगता है कि मटेरियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है तो तुमने क्या करना है, सफिशिएंट एविडेंस ऑब्टेन अगर किए हैं, ठीक है, और उसके ऊपर तुमने सफिशिएंट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं, ठीक है, और अगर ये चीज़ है ना तो तुम्हारा क्या जाएगा, तो तुम उसको भी रेफर करोगे। ये बात क्या करी थी हमने हमने बात करी थी, तुमको लगता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो तुमने एडिशनल ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने हैं, सही ऑब्टेन करना है, सबूत ऑब्टेन करना है। सबूत ऑब्टेन कर लिया है तुमने, सबूत ऑब्टेन कर लिया है और तुमको लगता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ना, जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है प्रीवियस ईयर्स में, जो पहले एड्रेस नहीं हुआ था, विच वॉज नॉट एड्रेस अर्लियर, तो तुम क्या करो, तुम अभी उसके ऊपर एड्रेस कर लो, तो अभी एड्रेस कर लो तुम। तो ये बात आती है। दूसरी बात हमने बात करी थी, कुछ उल्टा स्टेटमेंट किया था, बात सही करी थी, स्टेटमेंट उल्टा किया था। क्या था, अगर ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन साई दैट ओपनिंग बैलेंसेस में डज नॉट कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब क्या, अगर ओपनिंग बैलेंस है तो तुमको देखना पड़ेगा कि वो करेक्ट है क्या। करेक्ट है क्या मतलब क्या, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है क्या, मतलब डज नॉट कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये तुमको देखना है। ओपनिंग बैलेंसेस में डज नॉट कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसके ऊपर तुमको साई ऑब्टेन करना है। लेकिन अगर वो तुम नहीं कर पाते हो, अनेबल टू ऑब्टेन साई, तो क्या होगा तुम्हारा, तो तुमको देखना पड़ेगा, उसके ऊपर भी तुमको कमेंट करना पड़ेगा। तो सिंपल से तीन चीज़ें हैं भाई साहब। करस्पॉन्डिंग फिगर के ऊपर ऑडिटर का वैसे जाने का कुछ संबंध है नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में मॉडिफाइड ओपिनियन है तो तुम जा लो भाई, और वो मैटर अभी तक अनरिजॉल्व है तो तुम जा लो भाई। तुमको मटेरियल मिसस्टेटमेंट में पकड़ में आ जाता है, सबूत ऑब्टेन हो जाता है कि लास्ट ईयर में मटेरियल मिसस्टेटमेंट एड्रेस नहीं हुआ था, तो तुम अब जाओ भाई। फिर दूसरी चीज़ क्या आती है, ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि प्रीवियस देखो, प्रायर
प्रायर पीरियड के एफएस और नॉट ऑडिटेड, तो प्रीवियस ईयर में ऑडिट नहीं हुआ था तो तुमको ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर बहुत अच्छे से कंफर्ट लेना था, तो साई ऑप्टेन करना था। अगर तुम साई ऑप्टेन नहीं कर पाते हो तो फिर जाओ भाई करस्पॉन्डिंग फिगर के ऊपर, आओ भाई कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो तो बोल दिया उन्होंने दोनों पीरियड कवर होने चाहिए, तो उसमें तो बात ही नहीं है। तो इसमें बात समझने की क्या है, बात समझने की इतनी है कि जब तुम रिपोर्टिंग करते हो करंट पीरियड के ऑडिट के ऊपर, और ऑडिटर के ओपिनियन में, ऑडिटर का ओपिनियन ऑन सच प्रायर पीरियड एफएस डिफर करता है फ्रॉम द ओपिनियन प्रीवियसली इशूड ऑन सच एफएस। मतलब लास्ट वाला जो एफएस था ना, उसके ऊपर तुमने ओपिनियन दिया था अनमॉडिफाइड ओपिनियन, या फिर क्वालिफाई दिया था, और अब तुमको क्या करना है, क्वालिफाई का एडवर्स करना है, या फिर पहले अनमॉडिफाइड दिया था अब तुमको क्वालिफाई करना है। तो अगर तुम्हारा ओपिनियन है ना डिफर करता है, ओपिनियन अगर डिफर करता है तो तुम क्या करोगे, डिस्क्लोज करो सब्सटेंटिव रीजन फॉर द डिफरेंट ओपिनियन इन ओएम पैरा। तो ओएम पैरा में तो जो डिफरेंट है ना, डिफरेंट ओपिनियन जो जा रहा है ना तुम्हारा, उसको तुम डिस्क्लोज करो। कहाँ पे, ओएम पैरा में। ओएम पैरा क्यों था, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के बारे में जब तुम बात करते हो, ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जब बात करते हो, ऑडिट के अंडरस्टैंडिंग के लिए जब तुमको बात करनी होती है तो ओएम पैरा आता है, ठीक है, ये बात आती है। तो यहाँ पे ओएम पैरा में तुमने क्या करना है, ओएम पैरा में तुमने उसको रिपोर्ट करना है कि देखो भाई हमने लास्ट ईयर ये ओपिनियन दिया था, लेकिन लेकिन देखो एक रीज़न है, सब्सटेंटिव रीज़न जो है ना उसकी वजह से हमको चेंज करना पड़ रहा है। तो डिस्क्लोज करो सब्सटेंटिव रीज़न कहाँ पे, ओएम पैरा में। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है इन प्रीवियसली ऑडिटेड फिगर्स, तो प्रीवियसली ऑडिटेड फिगर में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वो ऐसा उसको समझ में आता है, मतलब सबूत ऑब्टेन हुआ है, मतलब उसने कंक्लूड किया है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो उसने क्या करना है, रिपोर्ट करना है अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, एंड रिक्वेस्ट करो प्रेडिसेसर ऑडिटर को इन्फॉर्म करने के लिए। मतलब मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो कि जा भाई तू पहले ऑडिटर को बता दे, तो तुम रिक्वेस्ट करो, वो क्या करेगा, पहले ऑडिटर को बता देगा। इफ़ देन प्रायर ईयर के स्टेटमेंट अगर अमेंड हो जाते हैं विथ न्यू रिपोर्ट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अमेंड हो जाते हैं एंड उसके ऊपर नया रिपोर्ट भी आ जाता है, तो उसमें तुमने क्या करना है, तो ऑडिटर ने सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के ऊपर अपना ओपिनियन कवर करना है, उसका रिपोर्ट जो है ना, सिर्फ करंट ईयर के ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी, अभी दोनों के लिए हमने कुछ कुछ सेम है बोला था, क्या, प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय प्रेडेसेसर ऑडिटर एंड प्रायर पीरियड के एफएस ऑडिट ही नहीं हुए थे, वो दोनों सिचुएशन हो सकती है। अगर ऐसा है कि पहले किसी और ने ऑडिट किया था, तो तुम क्या करो, ओम पैरा में हमने बता देना है कि देखो भाई साहब कि प्रायर पीरियड के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो इसी ऑडिटर ने, किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किए हैं, उसमें उसने कौन सा ओपिनियन दिया है, एंड अगर मॉडिफाइड है तो मॉडिफिकेशन का रीज़न भी दे दो, एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कौन से डेट को दिया था ये तुमने बता देना है। अच्छा जी, अगर ऑडिट हुआ ही नहीं था तो ओएम पैरा में बता दो कि करस्पॉन्डिंग फिगर या कंपेरेटिव फिगर्स जो है ना वो अनऑडिटेड है, लेकिन ध्यान रहो कि डिस्क्लोजर जो है ना वो डज नॉट रिलीव हिम from his responsibility of obtaining SAI that the opening balances do not contain misstatement जो मटेरियली अफेक्ट करते करंट पीरियड के एफएस को। बूझे क्या भाई साहब, बूझे क्या कुछ, समझे क्या, मतलब तुम ऐसा बता दो कि करस्पॉन्डिंग फिगर या कंपेरेटिव फिगर जो है ना वो देखो भाई साहब ऑडिट नहीं हुए, लेकिन ध्यान में रखो कि इसके ऊपर जो तुम्हारा जिम्मेदारी है कि ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर साई ऑप्टेन करना है, वो जिम्मेदारी से तुम नहीं चूकते हो भाई साहब। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है, ये ऑब्जर्व क्या किया है कि तुमने मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दिया था, कब, 2021 वाला मॉडिफाइड रिपोर्ट था, जिसमें कुछ तो 3.95 सीआर का जो था डिप्रिसिएशन है ना, उसको पीएनएल में डाल दिया था, इंस्टेड उसको कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन में, मतलब कुछ तो गड़बड़ किया था उसने, अच्छा मतलब गलत किया था, इसकी वजह से क्या किया है, लास्ट ईयर में मॉडिफाइड रिपोर्ट गया है। बात क्या है, उसने डिप्रिसिएशन में कुछ तो डाला है जो उसको कैरिंग वैल्यू में ऐड वगैरह करना था, तो वहाँ पे तुमको बात समझनी पड़ेगी। बात क्या समझनी पड़ेगी कि लास्ट ईयर में मिसस्टेटमेंट है, तो इस वजह से देखो, इस वजह से लास्ट ईयर वाला ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड वाला ऑडिट रिपोर्ट है, इतनी बात समझे तुमको। अच्छा, स्टेट इन रिलेशन टू ऑडिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, अभी तो 2022 में आ चुके हो, तो इसमें वेदर सच मॉडिफिकेशन जो प्रीवियस ईयर में किया था उसका कुछ इम्प्लीकेशन है क्या करंट ईयर में, तो बताना है तुमको, क्या उसका कुछ इम्प्लीकेशन है क्या करंट ईयर में, जैसे कि 21-22 में, अगर है तो ऑडिटर को उसके साथ कैसे डील करना है उसके रिपोर्ट में।
क्या हमने इसके बारे में बात करी थी? क्या हमने इसके बारे में बात करी थी? क्या हमने क्या एग्जाम्पल लिया था? रिसीवेबल है 10 करोड़, होने चाहिए 12 करोड़ है, तो करंट ईयर में भी उसके ऊपर इम्पैक्ट आ जाएगा ना। तो अगर उसने लास्ट ईयर में मॉडिफाई किया है ना, तो करंट ईयर में भी तुमको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर देखना पड़ेगा। तो करस्पॉन्डिंग फिगर को रेफर करना पड़ेगा, कंपेरेटिव को रेफर करना पड़ेगा। दूसरा एक क्वेश्चन सिमिलर है, ऑडिट रिपोर्ट जो है ना पी लिमिटेड का है, 16-17 में क्वालिफिकेशन है, तो वो भी लास्ट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड है। रिगार्डिंग नॉन प्रोविजन फॉर डाउटफुल लेट्स, देखो ये नालायक ने तो डाउटफुल लेट का प्रोविजन ही नहीं किया है। एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी 17-18 में आए हो तुम, तो तुम कैसे रिपोर्ट करोगे अगर कंपनी ने डज नॉट मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन 17-18? मतलब लास्ट ईयर में भी नहीं किया था, करंट ईयर में भी नहीं किया है। कंपनी मेक्स एडिक्वेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन 17-18, तो इन दोनों सिचुएशन में तुमको कैसे रिपोर्ट करना है। टेंशन मतलब सबसे पहले बेसिक में आ जाओ। बेसिक में हमने क्या पढ़ा था? ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है ना ऑन प्रायर पीरियड एज प्रीवियसली इशूड इंक्लूडेड क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, मतलब जो भी है मॉडिफाई कर दिया था उसने रिपोर्ट जो लास्ट ईयर वाला है। एंड द मैटर विच गेव राइज टू द मॉडिफाइड ओपिनियन, एंड द मैटर जिसकी वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन गया है, या तो वो रिजॉल्व हुआ है या तो अनरिजॉल्व हुआ है। दो सिचुएशन है, या तो जो मैटर की वजह से मॉडिफिकेशन हुआ था वो करंट ईयर में रिजॉल्व हुआ है या फिर रिजॉल्व नहीं हुआ है। अगर रिजॉल्व हुआ है एंड उसको प्रॉपरली अकाउंटेड भी किया है, डिस्क्लोज भी किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से, तो भाई कितनी अच्छी बात है, सुन के ही अच्छा लग रहा है कि देखो भाई मिस्टेक हुआ था लेकिन अभी रिजॉल्व कर लिया है करंट ईयर में। तो ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन करंट पीरियड नीड नॉट टू रेफर प्रीवियस मॉडिफिकेशन। तो भाई तू सिर्फ अभी करंट ईयर के लिए देख ले, क्यों जा रहा है? अगर उसने सब चीज़ें ठीक करी है ना, तो उसने लास्ट ईयर तो दे दिया है, तो तू उधर मत जाना भाई, वो दरवाजे मत खोलना भाई, उसने सब कुछ ठीक तो किया है ना भाई, रिजल्ट तो किया है ना, सुन के तो अच्छा लग रहा है ना कि उसने अच्छा किया है सब। तो तू क्या कर, नीड नॉट रेफर टू प्रीवियस मॉडिफिकेशन, तो तुझे वो प्रीवियस मॉडिफिकेशन को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है भाई साहब, प्रीवियस मॉडिफिकेशन को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेकिन मैनेजमेंट तो अभी भी नालायक है, तभी भी नालायक था। तो मैटर तो अभी भी अनरिजॉल्व है। अगर मैटर अनरिजॉल्व है ना, तो भाई साहब ऑडिटर शाल मॉडिफाई द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन करंट पीरियड एफएस। तो भाई साहब एक बात तो तय है कि तुम करंट ईयर के ओपिनियन को मॉडिफाई ही कर दोगे, मॉडिफाई ही कर दोगे, ये तो तय हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर में गड़बड़ है, उसकी वजह से जो मैटर है ना वो अभी भी अनरिजॉल्व है, तो उसका इफेक्ट करंट ईयर में आएगा, तो मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ऑप्शन क्या बचता है तेरे पास? ठीक है, तो मॉडिफाई करेगा, ये तो तय है। इन द बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैरा, बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैरा कौन सा है? तो हम इतना घुस घुस के पढ़े थे, बेसिस फॉर क्या था, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। वो जो बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा था ना, उसमें ये बोलता है कि ऑडिटर ने क्या करना है, ऑडिटर शाल, तो उसने क्या करना है, कुछ कुछ लिखना है। क्या लिखना है? आइदर रेफर टू बोथ करंट पीरियड्स फिगर्स एंड करस्पॉन्डिंग फिगर्स इन डिस्क्रिप्शन। तो बोलता है कि देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन व्हेन द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर ऑन द करंट पीरियड्स फिगर्स आर मटेरियल। तो क्या बोलता है पता है क्या? अगर तुम्हारा करंट, देखो मॉडिफाई तो तुमको करना ही है, वो तो बात छोड़ दो, कौन सा मॉडिफाई करना है वो तुम देखो, क्वालिफाई करना है, एडवर्स करना है, डिस्क्लेम करना है, वो तुम देखो, लेकिन मॉडिफाई तो तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि नलायक मैनेजमेंट ने उसको अभी भी रिजॉल्व नहीं किया है मैटर को। तो मॉडिफाई तो तुम कर दोगे। यहाँ पे सिर्फ वो बोलता है कि तुम जब मॉडिफाई करोगे ना, तो बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैरा में तुम क्या करो, देखो कि अगर वो करंट ईयर के फिगर को ना बहुत ज़्यादा मटेरियल है, करंट ईयर के फिगर के लिए मटेरियल है ना, तो तुम क्या करो, रेफर करो करंट पीरियड के फिगर को एंड करस्पॉन्डिंग फिगर, दोनों को तुम क्या करो, रेफर करो। देखो हमने क्या देखा था, हमने बेसिस में देखा था, बेसिस में हमने क्या देखा था, तुमने क्वांटिफाई करना है अगर पॉसिबल है तो, नैरेटिव डिस्क्लोजर है तो तुमने देखना है कि नैरेटिव डिस्क्लोजर इनकरेक्ट क्यों है। फिर हमने और देखा था, तो वो जो चीज़ है ना, ठीक है, वो जो चीज़ है ना वो तुमने यहाँ पे कैसे मेंशन करनी है, ये ऐसे जो बात करता है, जैसे क्या बात करता है, देखो अगर तुम्हारे लिए करंट ईयर के लिए वो मटेरियल चीज़ है ना, अगर करंट ईयर के लिए वो मटेरियल चीज़ है ना, तो बोलता है कि देखो तुम क्या करो, तुम अपने बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन का जो पैरा है ना, उसमें जाके बता दो, रेफर कर दो कि करंट पीरियड के फिगर को रेफर कर दो एंड करस्पॉन्डिंग फिगर को रेफर कर दो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, जिस मैटर की वजह से वो मॉडिफिकेशन आ रहा है, ठीक है, उसका इफेक्ट या फिर पॉसिबल इफेक्ट को तुम क्या करो, डिस्क्लोज कर दो। तो तुमने बताना है कि ये 95 CR का अमाउंट आया था, 90% वाला तुमको याद है, तो अगर क्वान्टिफाई है तो क्वान्टिफाई कर दो, उसके इफेक्ट को या फिर पॉसिबल इफेक्ट को तुमने क्या करना है, बता देने का है। समझे क्या वीडियो? ठीक है,
इन अदर केसेस मतलब अगर करंट पीरियड के ऊपर मटेरियल नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने मॉडिफाई ओपिनियन कर दिया है, तो मॉडिफाई ओपिनियन तो तुमने कर दिया है कि हाँ हो सकता है कि करंट ईयर में वो मटेरियल नहीं है, मतलब इन अदर केसेस। उन्होंने इमटेरियल नहीं बोला है, ऐसे नहीं, ये मैंने आपको बताया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपने लिखना है कि इन अदर केसेस, तो हो सकता है कि इन अदर केसेस है ना करंट ईयर में इतना मटेरियल है नहीं वो चीज़, लेकिन फिर भी तुमको मॉडिफाई तो करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने करेक्ट नहीं किया है। तो अगर तुमको मॉडिफाई करना पड़ रहा है ना, तो तुम क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो तुम अभी कहाँ पे हो, तुम हो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में, तो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में, तो ऊपर तुमने मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया है, तो उसके बेसिस में लिखोगे क्या? अगर मटेरियल नहीं है तो लिखोगे क्या? तो लिखोगे एक्सप्लेन दैट ऑडिट ओपिनियन हैज़ बीन मॉडिफाइड बिकॉज ऑफ इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनरिजॉल्व मैटर ऑन कंपेरेबिलिटी ऑफ करंट ईयर के फिगर एंड करस्पॉन्डिंग फिगर। तो करंट ईयर के एंड करस्पॉन्डिंग फिगर के कंपेरेबिलिटी की वजह से तुमको क्या करना पड़ रहा है, कंपेरेबिलिटी की वजह से जो मैटर था वो अनरिजॉल्व था, और उसके कंपेरेबिलिटी के हिसाब से इफेक्ट या फिर पॉसिबल इफेक्ट की वजह से हमने उसको मॉडिफाई किया है। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? गमज में आया क्या? बूझे क्या? कुछ समझे क्या? कुछ बैठा है क्या? कुछ ध्यान में आता है क्या? सिंपल सी बात है। क्वेश्चन क्या था? देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, और मैं इतना घुस घुस के क्यों बता रहा हूँ, इसका सिंपल से लॉजिक है। ऐसे जब हम अभी तो तुमको समझ रहा है, लेकिन 5-10 पढ़ेंगे ना, तो तुमको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस है, ये ऑडिटर ने कौन सा रिपोर्ट दिया था, देखो कन्फ्यूजन। तो वहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे भी वो कन्फ्यूजन है। अगर ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट है तो तुमको समझेगा नहीं कि भाई क्वेश्चन पूछा कहाँ से है। ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट है तो तुमने उसका इफेक्ट देखना है, मटेरियल है क्या, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली डिस्क्लोज वगैरह किया है क्या, तो क्वालिफाई एडवर्स जाएगा। अगर प्रीडेसेसर ऑडिटर ने मॉडिफाई रिपोर्ट दिया है और वो मॉडिफिकेशन रिलेवेंट है एंड मटेरियल है करंट ईयर में, तो तुम मॉडिफाई कर दो, ठीक है। तो ये बात आती है भाई साहब, ये बात आती है, ये तुमको उधर जाके कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसकी वजह से अभी अच्छे से समझो। तो तुमको एक तो क्वेश्चन देख के समझना चाहिए कि ये ऐसे कौन से ऐसे के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन है ना जो अभी हमने देखा था, आ जाओ भाई साहब, ये क्वेश्चन है ना, इसको तुम समझो कि ये क्वेश्चन किसका है। ये ऐसे 710 का है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली वो बोलता है कि लास्ट ईयर में मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, तो उसका इफेक्ट तुम्हारे करंट ईयर में आता है। तो ऐसे सिर्फ इसी के बारे में बोल रहा है ना, कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में बोल रहा है। ओपनिंग बैलेंसेस में स्पेसिफिकली घुसा है क्या ये? ओपनिंग बैलेंसेस में अगर स्पेसिफिकली घुसेगा तो हम देखेंगे कैसे होगा उसका। लेकिन ये तो कंपैरेटिव के बारे में बोल रहा है ना, वो बोल रहा है कि लास्ट ईयर में मॉडिफाइड रिपोर्ट था इसी से वजह से, तो उसको अभी तुमको करंट ईयर में कैसे डील करना है रिपोर्ट में। देखो इसने दिया है, इसने स्पेसिफिकली दिया है कि ऑडिट रिपोर्ट में उसको करंट ईयर में कैसे डील करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हाउ वुड यू रिपोर्ट, तो रिपोर्ट में कैसे डील करना है। तो रिपोर्टिंग का ऐसे कौन सा है, रिपोर्टिंग के जैसे तुम्हारा 700 की सीरीज है, तो रिपोर्टिंग के ऐसे में तुमने ये चीज़ देखी है ना भाई, तो इसमें तुम प्लीज़ भाई प्लीज़ यार 710 में आ जाओ। एक क्वेश्चन अगर आता है तो, अगर हो सकता है तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, इस क्वेश्चन को मार्क करो, जो भी करो। इतना है नहीं चीज़, सिर्फ समझना है तुमको कि ये ऐसे सिर्फ 710 का है। बाकी चीज़ें तो आसान है ना भाई। क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, आंसर लिखना आसान है ना। क्या लिखे भाई, क्या लिखे थे, याद करने की कोशिश करो। तुमने देखा था कि लास्ट ईयर में मॉडिफाइड ओपिनियन है, किस वजह से था? तो मॉडिफाइड है मतलब क्वालिफाई हो गया, एडवर्स हो गया, डिस्क्लेमर हो गया। किस वजह से था? किसी मैटर की वजह से था। अगर मैटर जो है ना उसको रिजॉल्व किया है ना भाई, उसको अच्छे से प्रेजेंट किया है, डिस्क्लोज किया है, सुनने में अच्छा लग रहा है, तो अच्छी बात है ना भाई। तो तुम मत जाओ ना उधर, तुम तो प्रीवियस इसमें मत जाओ। अगर मैटर अनरिजॉल्व था ना, तो फिर तो तुमने मॉडिफाई करना ही है। तो मॉडिफाई करना है तो सिर्फ 2 पॉइंट ऐड हो जाते। कौन से 2 पॉइंट ऐड हो जाते? ये बोलता है देखो मॉडिफाई तो तेरे को करना है, तो मॉडिफाइड के नीचे, मॉडिफाइड ओपिनियन के पैरा के नीचे तुम्हारा बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन जाता है। तो बेसिस में तू क्या बताएगा? बेसिस में ये बात बताएगा, अगर तेरे को करंट ईयर में अगर वो मटेरियल वाली चीज़ है ना, तो तू रेफर कर दोनों करंट ईयर के फिगर को एंड करस्पॉन्डिंग फिगर को, दोनों को रेफर कर तेरे डिस्क्रिप्शन में। और अदर केसेस में तो क्या कर, तू बता दे कि मॉडिफाई क्यों किया है, उसका रीज़न बताना पड़ेगा। रीज़न में ये बता दे कि जो करंट ईयर यानी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन थे, नहीं करंट ईयर और कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन थे, नहीं उसके कंपेरेबिलिटी के कंपेरेबिलिटी के विषय में तुमने देखना है कि जो क्या चीज़ थी वो, कंपेरेबिलिटी के विषय में तुमने देखना है कि इसका जो इफेक्ट है एंड पॉसिबल इफेक्ट है ना, उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं,
मॉडिफिकेशन कर रहे। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? देखो लैंग्वेज कैसा है, तुम कर लोगे मैनेज, लेकिन कंसेप्ट दिमाग में जाने दो। तो सबसे पहले रिजॉल्व किया है, अकाउंट किया है, डिस्क्लोज किया है, तो तुमने क्या करना है, रेफर करने की जरूरत नहीं है प्रीवियस मॉडिफिकेशन को। लेकिन अगर अनरिजॉल्व है तो तुम करंट ईयर का मॉडिफाई कर दोगे। और बेसिस में क्या लिखोगे, रेफर करो बोथ करंट पीरियड के फिगर को एंड करस्पॉन्डिंग फिगर को, डिस्क्रिप्शन में डाल दो, उसका इफेक्ट, पॉसिबल इफेक्ट डाल दो अगर वो मटेरियल है तो। अगर अदर केसेस है तो एक्सप्लेन कर दो कि ऑडिट ओपिनियन जो है ना मॉडिफाई किया है बिकॉज ऑफ इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनरिजॉल्व मैटर। अनरिजॉल्व मैटर को याद करने की अब कोशिश कर रहा था मैं। अनरिजॉल्व मैटर की का जो इफेक्ट है या फिर पॉसिबल इफेक्ट है, इसकी वजह से हमने मॉडिफाई किया है, ये सिर्फ बता दो तुम। बात आती है तो आंसर कैसे लिखना है। देखो पहला जो क्वेश्चन था तुम्हारा सरस्वती का जो क्वेश्चन था, उसमें तुमने बताना है कि इन गिवन केस उन्होंने डज नॉट करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो करेक्ट नहीं किया है, तो हमको विल हैव टू मॉडिफाई हिज रिपोर्ट फॉर बोथ करंट एंड प्रीवियस ईयर के फिगर को एज मेंशन्ड अबव। इफ हाउएवर द फिगर एंड प्रोविजन आर करेक्टेड द ऑडिटर नीड नॉट कंसिडर द अर्लियर ईयर्स मॉडिफिकेशन। अगर करेक्ट किया है तो नहीं करना पड़ेगा। दूसरा है पी लिमिटेड ने क्या किया है, डज नॉट मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, द ऑडिटर विल हैव टू मॉडिफाई हिज रिपोर्ट। तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उसका रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा फॉर द बोथ करंट एंड प्रीवियस ईयर फिगर एज मेंशन अबव। इफ हाउएवर द प्रोविजन अगर कर देता है, इफ ऑडिटर देन नीड नॉट टू रेफर द अर्लियर ईयर्स मॉडिफिकेशन। अगर प्रोविजन कर देता है तो अर्लियर ईयर के मॉडिफिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। समझे क्या भाई? समझे क्या? 55 मिनट्स लगे, 5 मिनट में रिवाइज करेगा। 5 मिनट में कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है, दो चीज़ों के बारे में बात करती है क्या, एक करस्पॉन्डिंग फिगर, कंपेरेटिव एफएस। करस्पॉन्डिंग फिगर में जो है ना तुम्हारा ओपिनियन सिर्फ करंट ईयर में रेफर करेगा, एंड कंपेरेटिव एफएस जो है ना, एफएस तो दो जा रहे हैं ना, तो दोनों में तुम्हारा रेफर करेगा ओपिनियन। फिर हमने देखा था कुछ ऑडिट प्रोसेस होते हैं। कौन से ऑडिट प्रोसेस होते हैं भाई साहब? सिंपल सी बात है, एग्री करता है क्या तुम्हारा कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन, एग्री करता है क्या प्रायर पीरियड के अमाउंट एंड डिस्क्लोजर से। फिर हमने बात करी थी अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ होता है, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। चेंज है तो तुमने देखना है कि चेंज अकाउंटेड है, डिस्क्लोज है या फिर के हिसाब से देखा था। फिर अगर तुमको डाउट आता है कि मटेरियल में स्टेटमेंट है तो सबूत ऑब्टेन करो। हो सकता है कि बाद में जाके कुछ चेंज आया है तो 560 के हिसाब से कर लो। फिर डब्ल्यूआर के बारे में हमने बात करी थी कि जो जितने सारे पीरियड कवर है ना, वो सारे के ऊपर डब्ल्यूआर ले लो। और करंट ईयर में प्रायर पीरियड का आइटम ऐसा करके कुछ डाला है तो उसके ऊपर भी डब्ल्यूआर ले लो। खत्म हो गई बात। ऑडिट प्रोसीजर्स में इतना ही था। रिपोर्टिंग में आ जाता है। रिपोर्टिंग में हमने देखा था, सबसे पहले बात करो करस्पॉन्डिंग फिगर की। वैसे तो नहीं जाना है, लेकिन 3 केसेस में जाओगे। कौन से 3 केसेस में? प्रीवियस ईयर में मॉडिफिकेशन था और जिस मैटर की वजह से मॉडिफिकेशन था वो अनरिजॉल्व है, तो तुमको जाना पड़ेगा। दूसरी बात, तुमको मटेरियल मिसस्टेटमेंट के ऊपर सबूत मिल, तुमको पता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो प्रीवियस ईयर में एड्रेस नहीं हुआ था, तो अभी तुमको समझ में आ गया है, उसके ऊपर तुमको एविडेंस मिल गया है, तो उसमें तुम जाओगे। एंड दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर में ऑडिट नहीं हुआ था। ऑडिट नहीं हुआ था तो क्या हुआ है भाई साहब, ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर साई ऑप्टेन करना था। अगर साई ऑप्टेन नहीं कर पाते हो तो जाओ भाई प्रीवियस ईयर में। फिर कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुमने देखो, वैसे तो दोनों कवर करने हैं, लेकिन अगर तुम्हारा जो लास्ट ईयर जो तुमने ओपिनियन दिया था, जो करंट ईयर में तुमको लास्ट ईयर के ऊपर ही ओपिनियन देना है, अलग में कुछ डिफरेंट ओपिनियन देना है, कुछ फैक्ट वगैरह सामने आ जाते हैं, उसकी वजह से तुमको लास्ट ईयर के एफएस पे ही तुमको डिफरेंट ओपिनियन देना है। तो उस केस में तुम क्या करोगे भाई साहब, उस केस में तुम डिफरेंट ओपिनियन दे दोगे। एंड तुम क्या करोगे फिर, ओएम पैरा में जाके बता दोगे कि क्या रीज़न था कि हमारा जो ओपिनियन है वो डिफर करता है, उसका रीज़न जाके बता दो। फिर तुमको लगता है कि भाई साहब मटेरियल मिसस्टेटमेंट है प्रीवियस ईयर में, लेकिन ऑडिट जो है ना किसी और ने किया था, तो मैनेजमेंट को जाके बोलो कि भाई साहब ये सब गड़बड़ है, एंड रिक्वेस्ट करो कि तू क्या कर, ऑडिटर को, पहले वाले ऑडिटर को बता दे, प्रीडेसेसर ऑडिटर को बता दे। तो और अगर प्रेडिसेसर ऑडिटर अलग अलग से कुछ रिपोर्ट देता है या फिर सबमिट हो जाते हैं, उसका ऑडिट रिपोर्ट भी नया कुछ आ जाता है, तो तुम क्या करो, तुम सिर्फ करंट ईयर के ऊपर फोकस करो, तुम्हारा रिपोर्ट में सिर्फ करंट ईयर के बारे में बता दो। फिर रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट जो दोनों के लिए सेम है, क्या सेम है भाई साहब, क्या सेम है? दो चीज़ें थी, एक तो प्रीवियस ईयर का ऑडिट जो है ना वो किसी और ने किया था या फिर ऑडिट हुआ ही नहीं था। अगर किसी और ने ऑडिट किया है ना, तो तुमने ओम पैरा में, फिर से ओएम पैरा में तुमने क्या बताना है कि ऑडिट जो है ना किसी और ने किया था लास्ट ईयर का। अच्छा जी, जो उसने मॉडिफिकेशन, जो उसने ओपिनियन दिया था उसका टाइप क्या था, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है तो उसका रीज़न क्या था, एंड किस तारीख को दिया था, तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख पे उसने ऑडिट रिपोर्ट दिया था।
दूसरी बात, अगर ऑडिट हुआ ही नहीं है ना, तो बता दो, ओएम पैरा में बता दो कि भाई जो कंपैरेटिव फिगर है या फिर करस्पॉन्डिंग फिगर है ना, वो ऑडिटेड नहीं है, वो अनऑडिटेड है। एंड उसके ऊपर लेकिन ध्यान रखो, दिमाग में रखो कि उसके ऊपर तुम्हारा जिम्मेदारी, ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर साई ऑप्टेन करने का तुम्हारे जिम्मेदारी से तुम नहीं बचते हो भाई साहब। फिर हमने क्वेश्चन देखा था, इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन को समझो, यही एक क्वेश्चन है जो अच्छे से समझना है। क्वेश्चन बैंक में इसका कोई क्वेश्चन नहीं होगा मेरे हिसाब से, देखते हुए क्वेश्चन बैंक में, लेकिन नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसी क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि लास्ट ईयर में मॉडिफाइड वाला जो ऑडिट रिपोर्ट दिया था, तो करंट ईयर में तुमको वो जो मैटर है ना, वो अभी भी पेंडिंग है, तो करंट ईयर में तुमने कैसे रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो ऐसी बात करेगा क्वेश्चन, तो तुमने लिखना है कि देखो, अगर लास्ट ईयर में मॉडिफाइड ओपिनियन किया था, क्वालिफाई हो, डिस्क्लेमर हो, एडवर्स हो, जो भी हो, तो जिस मैटर की वजह से वो मॉडिफाइड था ना, वो मैटर अभी भी दो चीज़ें हो सकती है, या तो रिजल्व है, या फिर रिजॉल्व नहीं है। तो अगर रिजॉल्व है ना, अगर वो मैटर रिजॉल्व हो चुका है ना, तो और उसको अच्छे से प्रेजेंट किया है, डिस्क्लोज किया है, तो भाई बहुत बढ़िया बात है ना। तो तू क्या कर, तू उधर प्रीवियस ईयर पे मत जा, तो उसके मॉडिफिकेशन को रेफर मत कर। लेकिन फिर भी तब भी मैनेजमेंट नालायक था, अभी भी मैनेजमेंट नालायक है, उसने रिजॉल्व नहीं किया है, तो भाई तो तेरे को मॉडिफाई तो करना पड़ेगा, ये तो बात समझ ले, ये तो गांठ बांध ले कि तेरे को मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी आती है, आंसर में लिखना है तुझे कि बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन है ना, उसमें तुझे कुछ कुछ लिखना है। अगर वो करंट ईयर के लिए मटेरियल चीज़ है ना, उसका इफेक्ट या फिर पॉसिबल इफेक्ट करंट ईयर में मटेरियल है ना, तो रेफर कर बोथ, करंट पीरियड के फिगर को, करस्पॉन्डिंग फिगर को रेफर कर डिस्क्रिप्शन में, कहाँ पे, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में। अगर मटेरियल नहीं है ना, मतलब अदर केसेस है ना, अगर अदर केसेस है तो तुमने क्या करना है, तुम क्या करोगे, तुम बताओगे कि जो मैटर है ना अनरिजॉल्व है, ठीक है, ये जो मैटर है ना, ये मैटर अनरिजॉल्व है, एंड उसका इफेक्ट या फिर पॉसिबल इफेक्ट की वजह से हमको मॉडिफाई करना पड़ रहा है, तो इतनी सी बात आती है। फिर तुम गिवन केस में तुम फालतू से चीज़ें चिपका सकते हो भाई साहब। कैसा है, कैसा था वीडियो, तुमने बताना है, ठीक है। मज़ा आया रहेगा, आई होप मज़ा आया रहेगा, और इसके बाद में तुमको देखने की ज़रूरत शायद से नहीं पड़ेगी। एक बार ऊपर ऊपर से देख लो, एक बार अच्छे से कर लो, फिर रिवाइज तो तुम्हारा देखो 5-10 मिनट में हो जाएगा। तो इसलिए पहली बार में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बाद में तो भाई साहब मज़े ही मज़े। क्या देखना है इसमें, देखो बताओ क्या देखना है इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।